राम राम बेसरा ने राम राम। हर हर महादेव। जय माता दी। जो भी आप चाहो। तो अपना जो कार्बोनेट्स कंपाउंड अपने चैप्टर शुरू कर दिया था, उसमें आपने कुछ उसके बारे में बेसिक बातें जानी थी। कार्बन के बारे में क्यों है, उसकी वैलेंसी क्यों है, उसने कितने क्या इतने बॉन्ड बना है, क्या इतने कंपाउंड है, उसकी टेट्रा वैलेंसी क्यों है, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ठीक है। तो ये बना कार्बोनेट्स कंपाउंड है, उसके बारे में अभी फर्दर अलग अलग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह की आज जो टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे उसमें है होमोलोगस सीरीज, फिर फंक्शनल ग्रुप हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो गया, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज। क्या है हमारा नाम, टॉपिक का नाम क्या है? होमोलोगस सीरीज। तो क्या होती है होमोलोगस? होमो का मतलब होता है सेम। सेम सेम क्या है? फंक्शनल ग्रुप। सेम क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी जहां भी फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड होंगे, कंपाउंड डिफरेंट डिफरेंट, और डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंस भी किसमें होगा? मिथाइल, जो मिथाइल ग्रुप है ना, मिथाइल ग्रुप बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। वैसे जो भी कंपाउंड होंगे ना वो सभी के सभी क्या होंगे? होमोलोगस सीरीज में होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं CH3Cl लिखता हूँ, CH3 क्लोरोमिथेन, CH3 CH2Cl Cl लिखता हूँ, फिर CH3 CH2 लिखता हूँ, फिर CH3 CH2 Cl लिखता हूँ। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड में है, ये एक सीरीज बनी है किन कंपाउंड की, जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो क्या है? सेम है, और मिथाइल ग्रुप क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, मिथाइल ग्रुप ऐड होते जा रहे हैं। ऐसी जो सीरीज बनेगी ना उनको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। उसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे उसमें नाइट्रेट ग्रुप हो या फिर नाइट्राइल ग्रुप हो, कोई भी आप जो भी आप फंक्शनल ग्रुप चाहते हो, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप हो, एल्कोहलिक ग्रुप हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वो सभी की सभी फंक्शनल ग्रुप बस सेम होना चाहिए। कंडीशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम होगा और कंपाउंड में मिथाइल ग्रुप बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा। अगर नीचे शुरू करें तो घटता रहेगा, वो क्या होंगे? होमोलोगस सीरीज होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें बस इतना ही था, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं कि या हुआ बना रखा है होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपसे ना ऑप्शन देके पूछ लेंगे कि इनमें से दिस कंपाउंड है, इसमें होमोलोगस कौन कौन से कंपाउंड है, तो आप बता सकते हो बराबर। ठीक है। उसमें ध्यान रखना आपको फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं हम आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमेरिज्म क्या बताएगा? इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम। आइसो में भी क्या है? सेम है। क्या क्या सेम है? मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला। अब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है तो डिफरेंट क्या होगा? अब डिफरेंट भी कुछ ना कुछ चीज होनी चाहिए। डिफरेंट क्या होगा? या तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है, या तो उसका क्या होगा? स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, या उसकी फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, या उसका स्ट्रक्चर, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो डिफरेंट होंगी, या फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ऐसे जितने भी कंपाउंड होंगे ना उनको बोलेंगे हम आइसोमेरिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे? आइसोमेरिक। और ये कंपाउंड जिस फेनोमेना को यूज करते हैं, जिस फेनोमेना का इन कंपाउंड में यूज होता है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। जैसे कि हम एक कंपाउंड लेते हैं सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर अगर मैं डबल बॉन्ड लगाता हूं, ठीक है, और यहां पर क्लोरीन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ लगाता हूं हाइड्रोजन, इस तरफ लगाता हूं क्लोरीन। ये जो कंपाउंड है ये एक आइसोमेरिक कंपाउंड है। अगर मैं इसकी तरह यही एक सेम कंपाउंड ऐसे लेता हूं, इसको क्लोरीन यहां, हाइड्रोजन यहां और हाइड्रोजन यहां, तो ये कंपाउंड तो सेम है। अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा? CHCl डबल बॉन्ड CHCl ऐसे लिखूंगा। इसको कैसे लिखूंगा? सेम लिखूंगा ऐसे, CHCl डबल बॉन्ड CHCl। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या है? दोनों में सेम है, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी उनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड होते हैं ना उनको आइसोमेरिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये कंपाउंड जिस फेनोमेना का यूज करते हैं उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको? आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब ये आइसोमेरिज्म होता है दो टाइप का।
कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जैसे ये वाला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। एक होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है। जो ऑप्टिकली, ठीक है, जो ऑप्टिकली बताता है कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव बताता है। कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना, उसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ चेंज होगा। वैसे कंपाउंड क्या होंगे? ऑप्टिकल में क्या आते हैं, जो ये स्टेरियो में क्या आते हैं? ऑप्टिकल आते हैं और ज्योमेट्रिकल जितने कंपाउंड होते हैं ना, जो ज्योमेट्रिकल क्या होंगे? स्ट्रक्चर अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। ऐसे जितने कंपाउंड होंगे वो स्टेरियो आइसोमेरिज्म होंगे, और जिनमें सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंस होगा वो कौन से होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन से होते हैं? सी टाइप और एल टाइप। अपन देखेंगे सी टाइप होते हैं और एल टाइप होते हैं। ध्यान दिया कि डेक्स्ट्रो डीएल होते हैं, डीएल सी, ट्रांस सी टाइप, ट्रांसिस ट्रांस, ऐसे कुछ आपने नाम सुना हो कभी। ये सभी जितने भी होते हैं वो स्ट्रक्चर होते हैं। जो सिस ट्रांस वाले होते हैं ना, वो स्ट्रक्चरल होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ? जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसमें कैसे कैसे आइसोमेरिज्म बनेंगे? या तो चेन, जो कंपाउंड जो चेन बनेगी ना वो डिफरेंट हो सकती है। अब स्ट्रक्चर में क्या होगा? इसमें हम स्ट्रक्चर को लेके चलते हैं। जो स्ट्रक्चर को लेके चलेंगे तो इसमें कंपाउंड जो, या तो उसमें चेन में कुछ डिफरेंस मिल सकता है। चेन में कैसे? या तो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी हो सकता है, ठीक है। या फिर क्वार्टरनरी हो सकता है, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड होंगे। कैसे? जैसे कि CH3 CH2, ठीक है, और CH3, एक ये कंपाउंड है। इसमें ये जो कार्बन है वो क्या है? प्राइमरी कार्बन है। कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। ये कार्बन कौन सा है? प्राइमरी। और ये जो कार्बन है वो क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसको एक और चेंज कर लेता हूं, इसको लिखता हूं CH2 और CH3, तो ये भी कंपाउंड कैसा बन गया? सेकेंडरी क्योंकि इसके ये कनेक्ट है दो कार्बन के साथ। किसके साथ कनेक्ट है? दो कार्बन के साथ। तो ये है सेकेंडरी और ये है प्राइमरी। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं CH3 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 CH3, तो ये कौन सा कार्बन कंपाउंड होगा? ये क्वार्टरनरी होगा। कौन सा होगा? क्वार्टरनरी। कंपाउंड सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या उसका? सेम है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट। इसके अलावा अगर मैं ऐसे लिख दूं CH2 CH3 CH3 और CH3, ठीक, और साथ में एक इसके H, ये कौन सा कंपाउंड होगा? ये टर्सरी हो गया। उसे वैसे ही सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया था। तो इतने भी चेन स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये सभी होते हैं चेन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इनको? चेन आइसोमेरिज्म। इसमें N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन आता है। उसके बाद आता है पोजीशन। अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, अगर कोई कंपाउंड मेरे पास ये है CH3 CH2 CH2 Cl, अगर क्लोराइड की पोजीशन यहां से लेकर मैं यहां कर दूं चेंज, या फिर इसको यहां चेंज कर दूं, तो ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे ना वो बनेंगे क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन से बनेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म कंपाउंड। उसके बाद फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है, जैसे कि CH3 CH2OH, एक कंपाउंड है, एक फॉर्मूला ये है, और एक कंपाउंड ये है CH3O CH3। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर तुम देखोगे तो कितने बनाओगे तो कितना बनेगा? C2H कितने हमारे पास? 3 और 2 5 और 6 H6O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बना। इसका देखो C2H6O, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन दोनों में क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंस है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंस है। इसलिए इन कंपाउंड को बोलेंगे हम आइसोमेरिक कंपाउंड। और ये कौन से आइसोमेरिक है? ये फंक्शनल आइसोमेरिक कंपाउंड। कौन से आइसोमेरिक कंपाउंड है? फंक्शनल आइसोमेरिक कंपाउंड है। उसके बाद आता है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? जब कंपाउंड में दोनों तरफ, मैं सिर्फ बता देता हूं आपको, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम। जब कंपाउंड दोनों तरफ से, ठीक है, एक तरफ में हैवी चेन हो, एक तरफ में क्या हो? जो लाइट कार्बन की एल्काइल चेन हो, और दूसरे सेकंड में उससे कंपैरिजन कर लेंगे, दूसरी तरफ में क्या हुआ? दोनों तरफ क्या बराबर हो जाए,
लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिफरेंट, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ऐसे जो कंपाउंड होते हैं वो मेटामेरिक कंपाउंड होते हैं। फिर टोटोमेरिज्म कंपाउंड होते हैं, जो मतलब टोटोमेरिज्म क्या होता है, जब एक कंपाउंड खुद में स्टेबल नहीं होता, वो अपनी अलग बना लेता है। वैसे ही मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट बना देगा, लेकिन वो वहां भी स्टेबल नहीं है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। ऐसे होते हैं टोटोमेरिज्म। अब स्टेरियोइसोमेरिज्म क्या होता है, जो ज्योमेट्रिकली डिफरेंस होगा जिसमें सिस और ट्रांस। जैसे कि मैंने पहले जो बनाया था ना, ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, जब इसमें क्या हो ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांस, क्या बोलते हैं इनको, ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर ये कंपाउंड इसकी जगह यहां होता, जब बिल्कुल टी शेप बन रही होती, तो इसको बोलते हैं हम सिस। क्या बोलते हैं इसको, सिस, इसको बोलते हैं सिस। जब ऐसे टी बन रही होती है ना, ऐसे कंप्लीट टी, इसको बोलते हैं ट्रांस। जब ऐसे आप सिर्फ एक सिंगल लाइन में आपस में पैरेलल हो, आमने सामने हो, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं सिस। ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जब ऑप्टिकली एक्टिव होता है कंपाउंड। इसमें अगर इसके सामने शीशा रखता हूं तो कंपाउंड कैसा बनेगा, सेम टू सेम ऐसा कैसा, तो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अगर मान लो इसकी जगह ये होता, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर मान लो क्लोरीन है, यहां पर होता ब्रोमीन, ठीक, और यहां पर कोई और कंपाउंड होता, मान लो यहां पर मैंने नाइट्राइल ले लिया, ठीक है, इसका अगर मैं सीएन लेता हूं, मान लो सीएन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो यहां से तो आइसोमेरिक कंपाउंड बनेगा, उसमें एच इस तरफ आएगा, बी इस तरफ आएगा, क्लोरीन इस तरफ, क्यू इस तरफ आएगा, तो वो वाला जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ना, ठीक है। जैसे ए उसका सिंबल बनता है ना, जैसे एफ होता है, एफ को मैं इस तरफ लिख जाऊं तो ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव ना, ऐसे जो भी कंपाउंड होगा ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होगा। सिंपल, वहां से रीजनिंग से समझ सकते हो आप इसमें। और इसके बाद कोई टॉपिक लग सकते हैं, जैसे कि समझो आयुपेक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आयुपेक नोमेनक्लेचर कैसे समझेंगे, आइसोमेरिज्म में अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कोई भी। मैंने बहुत सारे आइसोमेरिज्म से इतना था नहीं, वास्ट मैंने बहुत आगे वास्ट बता दिया, बस इतना ही था इसमें आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, और आइसोमेरिज्म की टाइप क्या है, इतना ही। बहुत ज्यादा नहीं पूछ रखा था डीप में, मैंने तो बहुत डीप में बता दिया इसको आइसोमेरिज्म। उसके बाद नेक्स्ट वाला टॉपिक रखते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर। आयुपेक नोमेनक्लेचर समझने से पहले आप ये समझो, आयुपेक नोमेनक्लेचर होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ये देता है नेमिंग, किसको देता है, कार्बन जो ओरिजिनली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको सबको क्या देता है, नेमिंग देता है। नेमिंग कैसे देगा, जैसे सिंगल कार्बन है C1 C2 C3 C4 C5 C6 7 वाला होगा 8 9 10 11 12 आगे तक सोन, ठीक। 1 को बोलता है मिथ, क्या बोलता है, मिथ। 2 को इथ, 3 को प्रोप, 4 को क्या बोलता है, 4 को ओ नहीं, 4 को टेट्रा। देखो एक बार टेट्रा लिखा जाता है 4 को, एक है ऑक्टा, ऑक्टा। टेट्रा कहाँ लिखा जाएगा वो बताऊंगा, ऑक्टा। एक होता है पेंट, या फिर पेंटा लिखते हैं, पेंटा, ठीक है। देखो 4 को टेट्रा बोला जाता है, ऑक्ट तो शायद 8 को बोला जाता है ना, ये 8 को बोला जाता है ऑक्टा। तो 4 को रुको भाई, रुको 4 को क्या बोला था भाई, मैं भूल गया, ब्यूट, हाँ ब्यूट, 4 को बोलते हैं ब्यूट। 4 को अगर हम यहाँ लिख देते हैं 4 कार्बन C4, उसको ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है। टेट्रा इसके 4 के बोलेंगे, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ टेट्रा, ठीक है। जो 4 होता है उसको बोलते हैं ब्यूट या फिर ब्यूटा। 5 को पेंटा, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट या फिर सेप्ट भी बोलते हैं, 9 को नन, 10 को डेक, 11 को फिर यूनिडेक होगा, डूडेक, यूनिडेक फिर डूडेक, ऐसे आ जाते हैं फिर आगे, ठीक है। अब मोस्टली हम क्या करते हैं, 10 तक चलते हैं। मोस्टली कहां तक आता है हमारा,
10 तक आ जाता है। बहुत मुश्किल है 10 तक, पहले मतलब 5 7 10 यहाँ तक पहुंच जाता है, यहाँ तक ही पहुंचता है, ज्यादा पहुंचते नहीं। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं पहुंचते, क्योंकि फिर ना क्या होता है ब्रांच चेन आ जाते हैं, तो इतने ब्रांच में होते हैं ना, तो इतना लंबी लाइन होती नहीं हमारे पास। ठीक है, इसलिए ब्रांच में ना फिर अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं, मिथाइल ग्रुप। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये है CH4, अगर इसको आपको नेमिंग करनी है तो इसी में एक कार्बन है ना, तो क्या लिखेंगे विथ। अब इसमें एक कार्बन स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऐसा है, कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है 4, तो सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं हम, सफिक्स लिखते हैं। एक होता है सफिक्स, एक होता है परफिक्स। सफिक्स में लास्ट में हम क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाते हैं सिंगल बॉन्ड के लिए, एन। डबल बॉन्ड के लिए एन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आई, ये लगाते हैं हम क्या, सफिक्स। एक सफिक्स लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, फंक्शन से अल्कोहल के लिए, OH के लिए हम लगाते हैं ओल। ठीक है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उसके लिए एल लगाते हैं। COOH जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, उसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। ठीक है, जो C डबल बॉन्ड O ये वाला होता है कीटोन, कीटोन के लिए होते हैं ओन, या फिर 1 भी बोल सकते हो तुम। ठीक है, और इस जो हमारा ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट तो यही है। उसके बाद एल्कोक्सी जो इथर के लिए लगाते हैं, एल्कोक्सी लगाते हैं। ठीक है, तो इथर होता है, एस्टर होता है, वो आगे आएगा तो आगे मैं आपको बताता रहूंगा उसमें। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे ये है हाँ हैलाइड के लिए, जो हैलाइड होते हैं ना वो सभी के सभी इसमें लगते हैं परफिक्स में, वो शुरुआत में लगते हैं। जैसे नाइट्राइड ग्रुप हो गया, हैलाइड हो गया, ये शुरुआत में लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये परफिक्स में आ जाएंगे, ये आते हैं परफिक्स में। ठीक, और अगर आपको जानना ही है तो मैं आपको बताता हूं, आप बुक पढ़ लेना। जैसे कि इथर है वो परफिक्स में लगते हैं, कीटोन सफिक्स में लगते हैं, हैलाइड परफिक्स में लगते हैं, नाइट्रो परफिक्स में लगते हैं, और जो एस्टर होता है उसमें एल्काइल ग्रुप परफिक्स में लगेगा, और O8 लगता है लास्ट में, OATE O8 वो लास्ट में लगता है सफिक्स के तौर पर। तो ये ध्यान रख लो, इतने में ही बहुत कंप्लीट हो जाता है। जो हमारा इथर होता है, जो हमारा इथर होता है वो कैसा होता है, और जो एस्टर होता है, जो हमारा एस्टर होता है उसका कौन सा ग्रुप है ये OR, ये होता है एस्टर। और इथर कौन सा होता है, इथर होता है OR, ROR, ये होता है इथर। ROR होता है इथर, और एस्टर होता है C डबल बॉन्ड OR, ये होता है एस्टर। ये ग्रुप याद रखियो, क्योंकि ऐसे इनमें ना नोमेनक्लेचर मैक्सिमम आता है अभी, मतलब ज्यादा इनमें से पूछने लगे हैं एथर में और एस्टर में। ठीक है, हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है, इसमें बता देंगे। अब समझ गए, अगर कार्बन एक है तो मिथ लिखेंगे, एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो A, तो नाम हो जाएगा मिथेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथेन। अगर मान लो कार्बन 6 होता, C6H12, ठीक। और अच्छा, अब ये हाइड्रोजन कितने आएंगे ये समझो, हाइड्रोजन जो मिथेन हो, अब नाम सिंगल बॉन्ड वाले क्या बोलते हैं, एन लगाते हैं। तो इन जितने भी कंपाउंड बनाए जो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उनको बोलेंगे एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। जो डबल बॉन्डेड होते हैं उनको बोलेंगे एल्कीन, एल्कीन। जो ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन। अब इनके फॉर्मूला बनाने के लिए नेक्स्ट सिंपल फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, कैसे CnH2n+2। क्या होता है CnH2n+2, ये किसके होता है, एल्केन के लिए। अगर इसका एल्केन बनाना है तो 6C6H2n, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई 6×12 प्लस में 2 14, तो ये एल्केन बन गया। ठीक है, एल्केन में कौन सा है, होमोलोगस सीरीज का, ये शुरुआत से अगर हम यहाँ तक जाए तो होमोलोगस सीरीज आएगी, एल्केन हो जाएगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप में 7 से 6 भी हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया इसमें। इसका नाम क्या हो जाएगा, C6 कार्बन से है क्या है, हेक्स। क्या ये, हेक्स। अब सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन। क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, ऐसे नेमिंग कर सकते हो आप, एल्कीन का भी, एल्काइन का भी। ठीक है, अगर मैं एल्काइन का देखूं, एल्काइन का, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, H2n-2, CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का फॉर्मूला। और एल्कीन का Cn और H2n। अगर मैं इसी में मैं एल्काइन बनाना चाहता हूं, C6 एल्काइन, तो CnH2n, तो 6×12 -2 मतलब 10, ये बन जाएगा एल्काइन। क्या बनेगा, एल्काइन। तो हेक्स आइन,
हेक्साइन। इसे मैं एल्कीन बनाना चाहूँ, एल्कीन, तो CnH2n, सिर्फ 2n, ना जोड़ना ना घटाना, तो 6 दूनी 12, C6H12, इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? हेक्सीन। क्या नाम हो जाएगा? हेक्सीन। तो ये होती है बोल्ड नेमिंग। उसके बाद जो भी डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, ठीक है, उनके लिए नंबरिंग होती है। नंबरिंग कैसे लगाएंगे हम? नंबरिंग कैसे लगाते हैं, ये भी सिंपल समझ लो, इतना मतलब आप ना सिंपल पढ़ोगे ना तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। मान लो दो जगह पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो हम डबल बॉन्ड को लास्ट में ऐसे थोड़ी कर देंगे कि हेक्स, मान लो एक फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड पे है और ई, हेक्स 1 to E, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, सिंपल ये ऐसे लिखते हैं, हेक्स 1 to, फिर यहाँ पर ऐसे ई। शुरुआत में अगर हम दो अलग अलग करते हैं ना दोनों नाम को, तो हाइफन लगाते हैं। अगर दोनों को, अगर हमें वर्ड को बताना है, कोई फर्स्ट पे है फिफ्थ पे है, तो कोमा लगा के हम बताते हैं कि दो दो पे है। इसको अब क्या करने लग गए, 1 to हेक्स इन, 1 to हेक्स इन, ऐसे करने लग गए ताकि बीच में दो हाइफन ना आए। अब ये करने लगे, इसको ठीक मानने लगे। पहले ये लिखते थे, अब ये लिखने लगे। अब उसके अलावा जैसे मान लो अलग अलग जगह पे फंक्शनल ग्रुप है, तो उनके लिए भी मान लो दो जगह पे क्लोरीन, एक जगह पे क्लोरीन, एक जगह ब्रोमीन है, तो क्या लिखेंगे, जैसे हेक्स, मान लो सिंगल बॉन्ड में एक जगह पे क्या है, हेक्सेन है, ठीक है, एक जगह पे क्लोरीन, एक जगह ब्रोमीन है। अगर मैं यहाँ पर 12 करके ब्रोमीन और क्लोरीन ऐसे लिख देता हूं, तो क्या करेंगे इसका, हेक्स मान लो फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, ये तो हेक्सेन तो सीधा सिंपल हो जाएगा। और जो हैलाइड होते हैं हमारे, हैलाइड को हम क्या लिखते हैं, परफेक्स में लिखते हैं ना, तो अब लिखेंगे किसके नेम, किसके हिसाब से, जो उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर है ना उसमें, क्योंकि ब्रोमो पहले आता है, बी पहले आता है और सी क्लोरीन बाद में आता है। तो क्या लिखेंगे, मान लो अब नंबरिंग में कैसे देंगे, अगर उनका अनुपात, उनका जोड़ अगर बहुत कम आ रहा है, छोटा आ रहा है, स्मॉल वर्ड आ रहा है, तो जैसे मान लो फर्स्ट पोजीशन पे है एक और एक है फिफ्थ पे, अगर इस तरफ से हम उसकी लॉन्ग चेन देखते हैं, तो लॉन्ग चेन तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ, तो लॉन्ग चेन फर्स्ट टू फिफ्थ कितना जोड़ होता है, 6 होता है, ठीक है। एक आता है 2 पे, एक आता है 1 पे और एक 2 पे, मान लो एक पे एक 2 पे है, 3 का जोड़ कितना आता है, 3। अगर हम इस तरफ से लेते हैं, एक मान लो एक यहां पर है और एक यहां पर है, इस तरफ लेते हैं, तो फर्स्ट पोजीशन ये और सेकंड ये है, इस मान लो यहां पर मान लेते हैं फोर्थ पोजीशन, 3 का जोड़ कितना आता है, 5। तो इनमें से अगर आप कंपैरिजन करें तो कौन सा लेंगे, हम इन तीनों में से कंपैरिजन करेंगे तो इसको ठीक मानेंगे, इन दोनों में से तो इसको, मतलब उनका जो कॉमन होगा ना, बहुत लिस्ट नंबर आना चाहिए, कहने का मतलब ये है, आप ये काउंट कर सकते हो। तो हम देखो पहले वाला फर्स्ट पे क्या है, ब्रोमो, अब उसका नंबर देखेंगे ब्रोमो। फिर थर्ड पे क्या है, मान लो थर्ड पे है, थर्ड पे क्लोरो, फिर हेक्सेन, फिर क्या लिखेंगे, हेक्सेन। ऐसे नेमिंग करते हैं। तो नेमिंग में कोई मुश्किल ऐसी बात है नहीं, आराम से आप कर सकते हो। आयुर्वेद एग्रीकल्चर में तो इतना था एग्रीकल्चर। आपको ना सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको आपकी बुक पढ़नी है, 10th क्लास की बुक पढ़ो या फिर 12th में बहुत अच्छे से दे रखा है इसको, वो पढ़ो, आपको वो पढ़ना जरूरी है। आयुर्वेद एग्रीकल्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 10th क्लास में पढ़ो। अगर आपके पास फाउंडेशन कोई बुक है, अच्छी अच्छी बुक है बहुत सारी, तो वो पढ़ो आप, उसमें बहुत सारा इसमें दे रखा है, तो हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल है नहीं। उसके बाद जो हमारा इसमें बचता है हाइड्रोकार्बन होगा, एक दिन हम फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कैसे बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है, सोप, डिटर्जेंट और कार्बन फाइबर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक 2-3 दिन का ये बचा हुआ है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है, कोई अगर प्रॉब्लम आती है इन 3 टॉपिक्स में, तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप जानते ही क्या करना है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बाकी के लिए कल मिलते हैं। हैव ए गुड डे।